सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक हिंदी कविता की विभिन्न काव्य धाराएं इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो BE तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। चूँकि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों का कल हिंदी विषय का पेपर है और उसमें जो आपका ये एक भाग है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। समय के अभाव में इस विषय पर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन आज जो ये वीडियो मैं आपकी परीक्षा से पूर्व बना रही हूँ, इस एक वीडियो में आपको पूरा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का एक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो परीक्षा से पूर्व इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें और पूरा का पूरा आधुनिक काल आपको इस एक वीडियो के माध्यम से समझ आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आधुनिक हिंदी काव्य धारा को निम्नलिखित 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पूरा का पूरा जो आधुनिक काल है उसमें यही मुख्य प्रश्न बनते हैं। जैसे भारतेंदु युग की विशेषताएं पूछ लेंगे, द्विवेदी युग की विशेषताएं, छायावादी युग की विशेषताएं, प्रगतिवादी युग की विशेषताएं, प्रयोगवादी या नई कविता की विशेषताएं, साठोत्तरी समकालीन कविता की विशेषताएं। तो पूरे आधुनिक काल में आपके यही 7 प्रश्न, क्योंकि प्रयोगवाद और नई कविता आपको अलग अलग प्रश्न बनकर आएगा। तो ये 7 प्रश्न आपको पूरे आधुनिक काल में समझने हैं। तो इन 7 को संक्षिप्त रूप में इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके कवि कौन हैं और ये वाद या युग जो हैं ये है क्या, इनको परिभाषित कैसे करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले भूमिका में हम थोड़ा सा बताएंगे कि आधुनिक काल आखिर है क्या। हिंदी काव्य में जो आधुनिक युग है उसका प्रवर्तन, उसकी शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व जो है, यानी आधुनिक काल से पूर्व जो है, हिंदी साहित्य में रीतिकालीन काव्य धारा थी। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि आधुनिक काल से पहले रीतिकाल आता है। तो इससे पूर्व रीतिकालीन काव्य धारा थी। और रीतिकालीन काव्य धारा में क्या था, श्रृंगार को महत्व दिया गया था, लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया गया था और अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने का प्रयास उस काव्य में था। तो इस कारण जो रीतिकालीन काव्य है उसका जनता के साथ कोई संबंध नहीं था, जनता के सुख दुख से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो जब सन 1857 ईस्वी का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद जो मुगल साम्राज्य का विलास का जीवन था, उनका जो वैभव था, वो अंत हो गया। और उसके अंत के साथ साथ जो उस युग की कविता, जो विलासिता की कविता थी, वो भी समाप्त हो गई। तो जब जीवन में परिवर्तन हुआ, जीवन बदला, तो उसके साथ साथ काव्य में भी परिवर्तन होना संभव था और कविता जो है अपनी पुरानी परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ी, स्वच्छंद रूप में आगे बढ़ी। तो जो आधुनिक काल है उसकी काव्य धाराओं को इन 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतेंदु युग की। सबसे पहले है भारतेंदु युग। देखिए, भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी काव्य का आरंभ इससे माना जाता है। भारतेंदु युग से, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु ने ही हिंदी कविता को जन सामान्य के जीवन से जोड़ा, उसके सुख दुख को काव्य में अभिव्यक्ति प्रदान की। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो कविता थी वो आम लोगों के, आम जनजीवन के समीप आई। तो भारतेंदु युग के जो कुछ प्रमुख कवि हैं, जैसे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, स्वयं भारतेंदु का नाम भी आप लिखेंगे, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। तो इन कवियों ने क्या किया, जो कविता में प्राचीनता और जो नया युग था उसका मिला जुला रूप इनकी कविताओं में दिखाई देता है। विशेषताओं के, भारतेंदु युग की जो विशेषताएं थी वो अगर बड़ा प्रश्न आएगा तो पॉइंट है, जैसे राष्ट्रीयता की भावना है, समाज की दुर्दशा का चित्रण इन्होंने किया,
भक्ति भावना यहाँ देखने को मिलेगी, प्रकृति चित्रण है, हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, श्रृंगारिकता है। तो ये भारतेंदु युग की विशेषताएं हम कह सकते हैं। तो भारतेंदु युग का जो काव्य था उसमें जो देश है, जनता है, उसकी भावनाएं और उनकी समस्याओं को अभिव्यक्त किया गया। इस काल के कवियों ने जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा का चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया, समाज सुधार का स्वर इनके अंदर था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु जो है सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। तो ये था भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? सन 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग माना जाता है। तो इसमें मैं आपको पता चल गया कि भारतेंदु युग में के कवि कौन थे, इनकी विशेषताएं क्या थी और इसका काव्य महत्वपूर्ण क्यों है। फिर अगला जो युग हमारा है वो है द्विवेदी युग। देखिए, द्विवेदी युग ये जो नाम है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम पड़ा था, द्विवेदी युग। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट ही हो गया कि उनका कितना गरिमा से युक्त व्यक्तित्व था, जिसके कारण उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम रख दिया गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग इसका नाम रखा गया। और इसकी समय सीमा क्या है? 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक बने थे। 1900 पत्रिका तो 1903 से पहले से शुरू थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में इसके संपादक बने थे और 1920 ईस्वी में 20 ईस्वी तक इसके संपादक रहे थे। फिर द्विवेदी युग की और ख़ास बात हम क्या कहेंगे कि ये जो युग था उसे हम खड़ी बोली के आंदोलन का युग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि द्विवेदी युग से पहले काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और गद्य के रूप में जब लिखी जाती थी तो वहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग होता था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या सुझाव दिया कि काव्य भाषा के रूप में भी खड़ी बोली को ही अपनाया जाए। इससे क्या होगा, जो गद्य और पद्य की भाषा है वो एक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि काव्य जो था वो ब्रज भाषा में लिखा जाता था, ब्रज भाषा को कोमल माना जाता था, सुकुमार भाषा माना जाता था। तो द्विवेदी जी का सबसे बड़ा योगदान इस युग का हम ये कहेंगे कि उन्होंने गद्य और पद्य की भाषा में एक रूपता लाने का प्रयास किया, वो सफल भी हुआ। और फिर हम क्या कहेंगे, इस युग में द्विवेदी जी ने भाषा के संस्कार पर काम किया, व्याकरण की जो शुद्धि हैं उन पर काम किया, विराम चिन्हों का प्रयोग और हिंदी को एक प्रतिष्ठित रूप प्रदान करने का एक प्रशंसनीय काम महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस युग में हुआ। और इस युग के जो कवि थे, जैसे खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम हम लेंगे, श्रीधर पाठक हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, मैथिली शरण गुप्त आदि हैं, जिन्होंने इस युग में अपने प्रयत्नों से काव्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया। तो इस युग की विशेषताएं क्या क्या हैं? इस युग की विशेषताओं में हम लिखेंगे राष्ट्रीयता की भावना है, इतिवृत्तात्मकता है, प्रकृति चित्रण है, समाज सुधार है, काव्य रूप विविधता, ये हम लिखेंगे, छंदों की विविधता। तो इस प्रकार से इतनी सारी विशेषताएं हम इसमें लिख पाएंगे। तो देखिए, द्विवेदी युग के जो कवि हैं उन्होंने एक नई काव्य धारा का श्री गणेश किया, दूसरी ओर क्या किया, जो भारतेंदु युग में जो रीति निरूपण था, जो समस्या पूर्ति थी, जो काव्य था, उससे कविता को मुक्त किया और खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, भाषा का परिष्कार किया, संस्कार किया। और इतना महत्वपूर्ण इस कार्य ये था जिसके लिए द्विवेदी युग को हम सदा महावीर प्रसाद द्विवेदी को सदा स्मरण रखेंगे। तो ये आपका था द्विवेदी युग। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला युग शुरू होता है छायावादी युग। तो छायावादी युग की समय सीमा क्या है? इससे पूर्व समय सीमा थी 1900 से 1920 ईस्वी। तो छायावादी युग की समय सीमा हो गई 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी। अब देखिए, छायावादी जो काव्य हैं, द्विवेदी युगीन कविता
के बाद ही छायावाद आया। ठीक है, एक मिनट। छायावादी काव्य की समय सीमा मैंने आपको बता दी है 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी। तो छायावादी काव्य जब आया तो द्विवेदी युगीन जो काव्य था उसके बाद ही इसका जन्म हुआ। जो द्विवेदी युग की कविताएं कैसी थी, विषयनिष्ठ थी, वर्णन प्रधान थी, स्थूल थी। ठीक है, लेकिन जब छायावादी काव्य आया तो वही कविताएं विषयनिष्ठ की जगह वो व्यक्तिनिष्ठ हो गई। ठीक है, वर्णन प्रधान की जगह वो कल्पना प्रधान हो गई और स्थूल की जगह वो सूक्ष्म हो गई। तो ये अंतर आया। द्विवेदी युग का जो काव्य था वो विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल था, लेकिन छायावादी काव्य कैसा हो गया, व्यक्तिनिष्ठ हो गया, कल्पना प्रधान हो गया और सूक्ष्म हो गया। ठीक है, छायावाद जो शब्द है बच्चों, छायावाद शब्द का प्रयोग पहले एक व्यंग्य के रूप में होता था और ये उन कविताओं के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था जो कविताएं अस्पष्ट होती थी। अस्पष्ट मतलब यानी कि उनकी छाया यानी उनका अर्थ कुछ और ही निकलता था। किंतु बाद में छायावाद शब्द उन काव्य के लिए, उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया, प्रयोग में आने लगा जिन कविताओं में मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया महसूस होती थी। मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया जिस काव्य में महसूस होने लगी, बाद में छायावाद नाम उस काव्य के लिए रूढ़ हो गया। ठीक है, अब जो छायावाद है, छायावाद को स्थापित करने के लिए छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिनको 4 पिलर बोला जाता है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ वो कौन कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और महादेवी वर्मा है। इन चारों को छायावाद के आधार स्तंभ कहा जाता है या छायावादी चतुष्टय कवि इनको कहा जाता है। तो छायावादी काव्य की विशेषताएं क्या क्या रहेंगी? छायावादी काव्य में हमें आत्माभिव्यंजना यानी व्यक्तिकता की प्रधानता यहाँ पर है। नारी की भावना का चित्रण इसमें किया गया है, रहस्य भावना का चित्रण देखने को मिलता है, प्रकृति का भी चित्रण है, राष्ट्र प्रेम भी है, दुख और वेदना का भी चित्रण इसमें आपको मिलेगा। तो ये था छायावादी काव्य। और इसके कवियों में 4 कवियों के नाम तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। प्रसाद है, पंत है, निराला है, महादेवी वर्मा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। तो ये था छायावादी काव्य। फिर उसके बाद काव्य आता है हमारा प्रगतिवादी काव्य यानी प्रगतिवादी युग। अब इसकी समय सीमा क्या है? जो छायावादी काव्य 1936 पर समाप्त हुआ था, तो वहीं से हम लेंगे 1936 ईस्वी से लेकर 1943। ठीक है, 43, 1936 से लेकर 1943 ये हमारा है प्रगतिवादी युग। अब देखिए, वैसे तो प्रगति शब्द का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना। प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना, लेकिन यहाँ पर हम प्रगतिवादी काव्य में हम आगे बढ़ना अर्थ नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा जो राजनीति के क्षेत्र में कहें तो उसको साम्यवाद कहते हैं या मार्क्सवाद कहते हैं, उसी विचारधारा को हिंदी में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साम्यवादी विचारधारा में क्या था? समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था शोषक वर्ग और दूसरा था शोषित वर्ग। ठीक है, यही साम्यवाद है, यही मार्क्सवाद है और उसी को हिंदी में प्रगतिवाद कहते हैं। सन 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में एक प्रगतिशील लेखक सभा बनाई गई थी, तो उसी से इसका नाम है प्रगतिवादी युग। ठीक है, इसमें क्या है, प्रगतिवादी जो काव्य हैं उसमें मैंने आपको भी बता ही दिया है कि शोषित और शोषक वर्ग का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी विशेषताएं में हम लिखेंगे
जैसे अभी हम जो पॉइंट मैं बोल रही थी वो पॉइंट ही बन जाएंगे। शोषकों के प्रति आक्रोश, शोषितों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक समता, ठीक है, रूढ़ियों का विरोध, क्रांति की भावना, नारी का चित्रण, धर्म ईश्वर में अनास्था। तो इस प्रकार ये प्रगतिवादी काव्य है। प्रगतिवाद के बाद अगला जो है वो है प्रयोगवाद योग। इसको नई कविता भी मैंने लिखा है, आप मैं समझा रही हूँ मैंने क्यों लिखा है। एक ही उसमें प्रश्न आपका अलग अलग आएगा। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं अलग से प्रश्न हैं और नई कविता की विशेषताएं ये अलग से प्रश्न है। अब प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा क्या है? 1943 से लेकर 1960 ईस्वी तक, ठीक है, 1943 से 1960 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। तो हिंदी में जो प्रयोगवाद है उसका आरंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है। देखिए 1943 ईस्वी में अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने एक तार सप्तक का प्रकाशन किया था। तार सप्तक 1943 ईस्वी में पहला तार सप्तक आया था, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए प्रयोग तो कविता में हमेशा से होते आए हैं, लेकिन प्रयोगवादी काव्य की शुरुआत इस तार सप्तक से ही मानी जाती है। इसमें ऐसी कविताएं शामिल की गई जिसमें नई संवेदनाएं थी, नए भावबोध थे, नए शिल्प थे। इस युग के जो कवि थे वो प्रयोग करने में विश्वास करते थे। और प्रयोग कैसे? जैसे भाषा की दृष्टि से नया प्रयोग करते थे, उपमानों की दृष्टि से नया प्रयोग करते थे, शिल्प की दृष्टि से नया प्रयोग करते थे और काव्य वस्तु की दृष्टि से नए नए प्रयोग उन्होंने किए। इसलिए इन कवियों ने इसको प्रयोगवाद नाम ही दिया, मतलब यही नाम इसको सार्थक लगा, ठीक है। अज्ञेय कवि ने प्रयोगवाद जो शब्द हैं उसको क्या कहा है? उसको साधन माना है। ये आपको ध्यान रखना है, दो शब्द होते हैं ना, साधन और साध्य। तो अज्ञेय कहते हैं प्रयोग साधन है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, लक्षित नहीं है, लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो साधन है। अब मैंने इसमें प्रयोगवादी युग आपको बता दिया। अज्ञेय का जो पहला तार सप्तक आया 1943 ईस्वी में, वहीं से प्रयोगवाद का आरंभ हुआ है और इस युग के कवियों ने नए नए प्रयोग किए जो मैंने आपको भी बताए। 1943 के बाद फिर दूसरा तार सप्तक भी आ गया था 1951 ईस्वी में, फिर तीसरा तार सप्तक भी आ गया था 1959 ईस्वी में। यानी तार सप्तक, सप्तक मतलब 7, तो हर एक तार सप्तक में 7 कवि थे अलग अलग, ठीक है। वो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, वो बस वैसे ही आपको बता रही हूं मैं। अब देखिए जो 1943 ईस्वी से शुरू होता है प्रयोगवाद, तो 1943 से लेकर 1953 तक, 53 तक, तो हम इसको कविता में जो नए प्रयोग हुए, ठीक है, लेकिन 19 प्रयोगवाद नाम हम कह सकते हैं। लेकिन 1953 के बाद की जो कविता है उसको हम नई कविता कह सकते हैं, ठीक है। तो 1953 के बाद की कविता को नई कविता का नाम दिया गया। अब नई प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं? प्रयोगवाद में हमें जैसे निराशा का भाव है, भोगवाद और वासना है, क्षणवादिता है, नवीनता है, हास्य व्यंग्य है, बौद्धिकता है, यथार्थवाद है, व्यक्तिवाद है। तो ये सारी विशेषताएं प्रयोगवादी काव्य की हैं। और देखिए आपको ये बता दूं मैं, यही सारी विशेषताएं जो प्रयोगवादी काव्य की हैं वो ही सारी विशेषताएं नई कविता की भी हैं, ठीक है। विशेषताएं वही रहेंगी, बस इन प्रवृत्तियों का जो प्रयोगवाद में थी उसका कुछ बिगड़ा हुआ रूप, उसका कुछ बदला हुआ रूप हमें नई कविता में देखने को मिलेगा। क्योंकि अब नई कविता प्रयोगवादी कविता से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि नई कविता किसी वाद से बंधी हुई नहीं थी, ठीक है। ये क्या थी? वाद से मुक्त थी। तो इस प्रकार नई कविता को हम ये कह सकते हैं कि ये किसी वाद में बंधकर नहीं चली, बल्कि ये तो एक अपने आप में शुद्ध साहित्यिक वाद है। तो वही पॉइंट जो प्रयोगवादी कविता में आपने लिखे थे विशेषताओं में,
वही आप नई कविता में लिख सकते हैं। समय मैंने आपको बता ही दिया है। 1943 से 1953 तक का जो समय था वो प्रयोगवादी कविता का था, और 1953 के बाद की जो कविताएं हैं वो नई कविता, उनको नाम दिया गया। उसके बाद हैं साठोत्तरी या समकालीन कविता जिसे हम कहेंगे। अब साठोत्तरी कविता क्या है? साठोत्तरी 1960 के बाद साठोत्तरी। अब 1960 के बाद कविता को अनेक नाम दिए गए, जैसे साठोत्तरी कविता कह दिया, समकालीन कविता कह दिया, ए कविता और बीट कविता, अभिनव कविता, युत्सावादी कविता। तो इस प्रकार सहज कविता, अति कविता, अस्वीकृत कविता, तो उसके अनेक नाम दे दिए गए। ठीक है, साठोत्तरी यानी 1960 के बाद। अब इस काव्य की विशेषताएं क्या क्या थी? देखिए, साठोत्तरी जो काव्य हैं वो यथार्थ पर आधारित है। ये इसकी प्रमुख विशेषता हम कहेंगे, ये यथार्थ पर आधारित हैं और इसमें स्पष्ट और सपाट बयानी है। ठीक है, परंपराओं के प्रति विद्रोह इसमें देखने को मिलता है, आर्थिक और सामाजिक चेतना इसमें देखने को मिलती है, राजनीतिक चेतना का वर्णन भी इसमें किया गया है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। और जो समकालीन कवि हैं उनमें हम धूमिल को लिख सकते हैं, मुक्तिबोध नाम ले सकते हैं, लीलाधर जगूड़ी भी इसी में आते हैं, केदारनाथ सिंह आते हैं, कुमार विकल आते हैं, बलदेव वंशी आते हैं, विष्णु खरे आते हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ठीक है, आलोक धनवा। तो इतने सारे नाम हैं जो हम समकालीन कविता में इनके नाम आप ले सकते हैं। तो आपको समझ आया? निष्कर्ष रूप में फिर ये भी एक प्रश्न है, प्रश्न के रूप में आ सकता है कि आधुनिक हिंदी काव्य की विभिन्न काव्य धाराओं का वर्णन करें। तो उसमें आपको इन सभी को लिखना है और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है, और इस एक प्रश्न से आपके 6-7 प्रश्न क्लियर हो सकते हैं अगर आप ध्यान से इसको करेंगे तो। हाँ, तो अंत में निष्कर्ष और बता देती हूँ मैं आपको। तो ये प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक कविता जो है वो समय के परिवर्तन के साथ साथ निरंतर आगे बढ़ती रही। भारतेंदु और द्विवेदी युग में जहाँ हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार और देश प्रेम के गीत थे, वहीं पर हम छायावाद में आकर देखते हैं कि कविता व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त करने में लग गई। इस युग में कवियों ने व्यक्तिगत सुख दुख का खुलकर वर्णन किया है। वहीं फिर हम आगे प्रगतिवाद में आगे बढ़ते हैं तो समाज में समानता उत्पन्न करने के लिए क्रांति का आह्वान किया गया है। फिर हम प्रयोगवाद में देखते हैं तो कविता जो है वस्तु और शिल्प को लेकर नई नई प्रयोग करने में लीन हो गई। इस प्रकार आधुनिक कविता विभिन्न प्रवृत्तियों को, विभिन्न विशेषताओं को अपने भीतर समेटे हुए निरंतर आगे बढ़ती ही जा रही हैं। तो ये था आज का प्रश्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस एक प्रश्न से आपको सारे युग समझ आए होंगे और पूरा आधुनिक काल आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। तो कल की परीक्षा के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं, और जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं आगे होंगी जो दूसरे विश्वविद्यालयों से संबंध रखते हैं उनके लिए भी आगामी शुभकामनाएं। मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का, सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।